अच्छा देखें, कल हमने ये क्वेश्चन पेपर जो है ना स्टार्ट किया था फरवरी मार्च का, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया था। 3 और क्वेश्चन 4 अभी बेटा हमने करना है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट, इथाइलमाइन एंड फिनाइलमाइन आर दी प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन पता है ना बेटा, जिसमें नाइट्रोजन जो है ना डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच, ठीक है, या बाज लोग ये भी इसमें निशानी बता देते हैं कि NH2 लगा हो, ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं, ये प्राइमरी एमाइन। अब आपको पता है ये बेसिस होते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं ना, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दीज टू कंपाउंड्स, और याद रखें एमाइड्स आर नॉट बेसिक। एमाइड्स जो होंगे ना वो कभी भी बेसिक नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एमाइड्स के अंदर भी तो आप कहेंगे जी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो कार्बोनाइल है ना C डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इस कार्बोनाइल एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से एमाइड्स आर न्यूट्रल। ये बात याद रखने वाली है कि जो एमाइड्स होते हैं ये न्यूट्रल होंगे, एमाइड्स आर न्यूट्रल, लेकिन जो एमाइंस होते हैं एमाइंस आर बेसिक, क्योंकि इनमें लोन पेयर को इतना स्ट्रांगली कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन पर आए जी। These two compounds are synthesized by different methods. Several methods can be used to form ethylamine. Ethylamine forms when ethanamide is reduced by LiAlH4. Write an equation for this reaction and use delta H to represent one atomic hydrogen from the reducing agent. तो देखें बेटा, आपने इक्वेशन लिखनी है, लेकिन रिएक्शन ये है, पहले मैं आपको रिएक्शन समझा दूं। ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना LiAlH4, ये आपको एटॉमिक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन। तो 4 में से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन पर लग जाएंगे, और जो 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना देंगे। तो आप जरा देखिए नीचे क्या लिखना है आपने, CH3 CO NH2, ये 4 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर आकर लगेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, और जो बेटा रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है वो वाटर बनाएंगे, ठीक है। अब आज नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इथाइलमाइन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोइथेन विद अमोनिया। नेम दिस मैकेनिज्म एंड कंडीशन। पहले रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन किस तरह का है ये मैं ऊपर लिखता हूं यहीं पर। देखें, इथाइलमाइन है CH3 CH2 और NH2 ना, ये आपने AS में पढ़ा हुआ। इसका रिएक्शन आप अमोनिया से करवा रहे हैं। पहली बात, अमोनिया कभी भी एक्वस नहीं लेंगे। रीजन इज, अगर आप ये है इथाइल ब्रोमोइथेन, बेटा ब्रोमोइथेन का रिएक्शन आपने अमोनिया से करवाना है, तो कभी भी आप ये एक्वस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने एक्वस लिया ना अमोनिया, तो जो एक्वस है ना वाटर, उसका OHBr को रिप्लेस कर देगा। इसलिए जब भी आप KCN यूज करते हैं, KCN या आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना हो, तो आप इनको एथेनोलिक अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। होगा ये कि बेटा ये जो NH3 है इसका ये HBr निकल जाएगा और NH2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, एक NH2Br को रिप्लेस कर रहा है। तो वो कह रहे हैं इसके मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये अगर कंप्लीट मैकेनिज्म वो पूछे तो ये आपने कहना है SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा, SN2। लेकिन वो यहाँ पर मैकेनिज्म के सिर्फ नाम पूछ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर एक गैस है ना, अमोनिया इज अ गैस, तो आप कभी भी इसको हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं करेंगे। आपने करना है कि हीट विद प्रेशर इन अ सील्ड ट्यूब, आपने हीट तो करना है इसको। अच्छा, एक कंडीशन इसमें एथेनॉल के भी आप बताएंगे कि अगर आपने, देखिए कंडीशन वो है ना कि जिसके बगैर रिएक्शन ही ना हो। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं एक्वस, अगर आप यहाँ पर एक्वस लिखते हैं, तो एक्वस क्या करेगा, जो एक्वस का OH है वो बेसिकली इस Br को रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसलिए आपने बताना है कि यहाँ पर एथेनोलिक सॉल्वेंट इज द कंडीशन, कि अगर आप एथेनॉल लेंगे या अल्कोहल लेंगे तो वो कंडीशन है मेन, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। एक एथेनॉल, और दूसरा आपने बताना है कि हीट अंडर प्रेशर, हीट अंडर
प्रेशर, हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं होगा बेटा, ठीक है, गैस है यहाँ पर रिफ्लक्स नहीं करेंगे, हीट को आपने हीट करना है विद प्रेशर, क्योंकि गैसेस के साथ आपको प्रेशर देना पड़ता है, और इन अ सील्ड ट्यूब। नेक्स्ट देखें, द रिएक्शन इन A2 आल्सो फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, suggest the identity of secondary and tertiary amine formed by the reaction in A2। अच्छा, वो कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन बनेगा, सर एक्वस बीआर के केस में अल्कोहल बनेगा, एक्वस बीआर के केस में मतलब आसिम ये क्वेश्चन फिर करो, एक्वस बीआर के केस में आपने पूछा अल्कोहल बनेगा, मतलब हम किसका किससे रिएक्शन करवाएं बेटा, जरा क्वेश्चन रिपीट करो। ये तो पहले ही ब्रोमो है ना भाई, ये तो पहले ही ब्रोमो है। आप क्या कह रहे हो, जब मुझे ये बताओ कि मैं CH3 CH2 Br या किसका रिएक्शन बेटा पूछ रहे हो आसिम? बेटा जब भी आप देखें, आप जब भी सपोज आपके पास यहाँ Cl है ना, आप पहले ये बात समझ लें कि हेलोजन एल्केन रिएक्ट्स विद वाटर, हेलोजन एल्केन वाटर से रिएक्शन करता है, इसलिए हम जब भी हेलोजन एल्केन का रिएक्शन करवाएंगे और आपने अल्कोहल ना बनाना हो, कुछ और चीज बनानी हो ना, जिस तरह कि आपने इथाइल एमाइन बनाना था, एमाइन, तो वहां पर फिर आप कोशिश करेंगे कि वाटर ना आए, क्योंकि हेलोजन एल्केन रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, इसलिए वाटर से बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इथाइल एमाइन बनाना चाह रहे थे ना, तो अगर आप एक्वस ले लेते तो वाटर ने फिर Br को रिप्लेस करना था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कह रहे सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन फॉर्म बाय द रिएक्शन इन A2। पर ये बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप ये एक्सेस में लेते हैं ना, ये रिएक्शन होता कब है, ये AS में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप ये इथाइल ब्रोमोइथेन अगर आप एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, ब्रोमोइथेन अगर आप एक्सेस में लेंगे और ब्रोमोइथेन अगर आप एक्सेस में लेते हैं और इसका रिएक्शन आप करवाते हैं इसके साथ ना अमोनिया के साथ, तो अमोनिया तो खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास यहाँ इथाइल एमाइन बचा हुआ है, तो ये इथाइल एमाइन और ये ब्रोमोइथेन फर्दर रिएक्शन करके पता है क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एमाइन। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, CH3 CH2Br और इथाइल एमाइन का रिएक्शन, CH3 CH2Br और ये इथाइल एमाइन का रिएक्शन, ये देखें ऐसे HBr निकल गया, ये देखिएगा CH3 CH2NH, ये आपका जी सेकेंडरी एमाइन है, दिस इज योर सेकेंडरी एमाइन। तो इसको आपने बेसिकली लिखना है कि आपका, वो कह रहा है कि आइडेंटिटी का मतलब है कि आपने उसका फॉर्मूला बताना है कि सेकेंडरी एमाइन क्या होता है। ये देखें ये इथाइल ग्रुप 2 दफा आ रहा है ना, तो आप यहाँ लिखें CH3 CH2 होल ट्वाइस NH, और टर्शियरी पता क्या होगा कि जो सेकेंडरी एमाइन है ये फर्दर रिएक्शन कर देगा इस ब्रोमोइथेन के साथ जी, ये जो सेकेंडरी एमाइन है ये फर्दर रिएक्शन करेगा, इस H की जगह भी इथाइल आ जाएगा, तो टर्शियरी एमाइन बेटा ये बनेगा CH3 CH2 होल थ्राइस और ये N आ गया, ठीक है, दिस इज द टर्शियरी एमाइन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इथाइल एमाइन इज अ वीक बेस, स्टेट द रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इथाइल एमाइन, ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से इसको बस पास करते हैं। देखें स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा हो, तो अब अगर मैं यहाँ पर इथाइल एमाइन की बात करूं, ये अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ऑन दी नाइट्रोजन, ठीक है, और जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे वीक बेस क्या होगा, फिनाइल एमाइन। क्यों, देखिए आपने वहां नाम लिखना होगा बेटा, ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे, आप वहां नाम लिखेंगे कि फिनाइल एमाइन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ना ड्रॉ कीजिएगा। फिनाइल एमाइन में क्या होता है बेटा, कि जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है नाइट्रोजन पर, रीजन इज कि फिनाइल एमाइन के अंदर ये देखिएगा, ये लोन पेयर इधर और ये इधर, तो ये लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, जबकि जो अमोनिया है ना उसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो आपने बताना है कि इथाइल एमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इथाइल एमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं सिर्फ कीवर्ड बेटा लिख रहा हूं, अल्काइल ग्रुप जो है इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the availability of lone pair on nitrogen. अच्छा, फिनाइल अमाइन में आप ये बताएंगे, इन फिनाइल अमाइन देखिए फिनाइल अमाइन में क्या होता है बेटा, फिर बता देता हूं आपको कि फिनाइल अमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस तरह डीलोकलाइज हो जाएगा इनटू द बेंजीन रिंग, ठीक है। ये देखें जी, अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो ना रहा ना, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो ना रहा ना, जिसके से क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी कम होगी। जी बेटा, आप लोग कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही लिखने का, वो ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है और आपके लिए भी लिखना आसान है, तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन देखें फिनाइल अमाइन में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज हो गए इनटू द रिंग, तो इन फिनाइल अमाइन द लोन पेयर on nitrogen atom becomes delocalized into the benzene ring, ठीक है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ठीक है जी। और अमोनिया के अंदर अवेलेबिलिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ये आप बता देंगे। अच्छा, अब देखें, pure phenyl amine can be prepared from benzene in 2 steps. Draw the structure of intermediate compound, suggest the reagent and condition for each step. आपने बेंजीन से फिनाइल अमाइन बनाना। पहले तो ये बेंजीन लेंगे बेटा, इसमें ना आपने नाइट्रेशन करनी है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपका रिएजेंट है, और 55 डिग्री सेल्सियस आपने हीट करना है, हीट अंडर रिफ्लक्स, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत दफा आपने किया हुआ है, तो ये NO2 ग्रुप आकर लग जाएगा और साथ में वाटर निकलेगा। अब बेटा आप इस NO2 को मजीद रिडक्शन करेंगे 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl और हीट करेंगे, तो बेटा इस ये सब में रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, ये इसको रिड्यूस करेंगे, ये बेसिकली 6 एटॉमिक हाइड्रोजन जनरेट करके देते हैं, 6 एटॉमिक हाइड्रोजन, 6 में से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, जो 4 एटॉमिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे, तो ये देखिए आपके पास ये बनेगा NH2 और साथ में 2H2O। इसमें आप कंडीशन बता देंगे, एक ही कंडीशन आपने बतानी है, यहाँ पे ये कंडीशन बतानी है, रिएजेंट बताने हैं कि नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपने रिडक्शन की है इसके लिए 10 और कंसंट्रेटेड HCl इज द रिड्यूसिंग रिएजेंट, 10 और कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर 4.2 शो सम रिएक्शन ऑफ फिनाइल अमाइन। फिनाइल अमाइन में बेटा देखें वो ब्रोमीन का रिएक्शन कर रहा है। अब याद रखें, 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं, एक फिनोल और एक फिनाइल अमाइन, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विद लोन पेयर वाला, यस। अगर OH होता बेटा, OH भी और ये फिनाइल अमाइन, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मोर रेडिली होगी, राइट। इसलिए आप देख सकते हैं कि फिनाइल अमाइन के अंदर भी वो ब्रोमीन एक्सेस में ले रहा है, रूम टेम्परेचर पर बेटा रिएक्शन हो रहा है, पर एक्सेस में ब्रोमीन का मतलब है कि आपने इन तीनों पोजीशंस को ऑक्युपाई कर देना है, तो W क्या होगा आपके पास, ये अगर आपका NH2 है तो 2 4 6, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन 4 पर, एक ब्रोमीन 6 पर, साथ में 3 HBr निकलेंगे, वो अलबत्ता पूरा रिएक्शन नहीं कह रहा, वो आपसे W कह रहा है, तो W ये है बेटा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन देखें, W तो मैंने आपको बता दिया ना कि जिस तरह आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ा होता फिनोल के साथ, बेटा आपको पता है ना फिनोल जो है उसके अंदर भी आप ब्रोमिनेशन करते हैं या इवन के नाइट्रेशन करते हैं, तो आपको रूम टेम्परेचर पर नाइट्रेशन मिल जाती है। रीजन हम क्या बताते हैं कि उसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं,
वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास लोन पेयर होता है ना, उनका इफेक्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, और वो क्या करते हैं कि फिर अगर आपने कोई नया इलेक्ट्रोफाइल, कोई सेकंड इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो वो थोड़ा सा माइल्ड कंडीशन में, इतनी हार्श कंडीशन आपको नहीं देनी पड़ती। जरा दूसरा रिएक्शन देखें बेटा, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2Cl, और ये इससे X बना रहा है, X, ठीक है। रिएक्शन 3 कुछ हो रहा है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड X में जा रहा है। वैसे आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या तो डाइज बनाता है या फिनोल बनाता है, लेकिन आप Y को देखें ना, नीचे Y डाई बना हुआ है। मुझे कैसे पता है ये डाई है? क्योंकि डाइज के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, तो ये डाई है। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना बेटा, ये पार्ट तो यहाँ से आ रहा है, ये तो आप लोगों को भी समझ आ रही होगी। इसका मतलब है कि रिमेनिंग पार्ट जो फिनोल है ये X है ना, क्योंकि देखें इस X का और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है तो Y बन रहा है ना। तो इस ये आपको समझ आ रही होगी कि Y कैसे बना है। ये Y जो है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और X कॉम्बिनेशन से बना है। बेटा आप लोग निमरा जरा थोड़े सी चीजों को रिवाइज करके रखा करें बेटा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर जो डाई होता है उसके अंदर तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यही तो आगे बॉन्ड बना रहा है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसमें कहां से ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई? डाई के अंदर। डाई में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो मैंने यहाँ बना कर दिया है, ये देखो, डाई के अंदर तो एक ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। वो कैसे रिएक्शन होता है मैं चले बता देता हूँ। ये नहीं, ऐसे रिएक्शन होता है बेटा, ये देखो, ये है और ये फिनोल है अगर OH। बेटा ये देखें, ये फिनोल है ना आपका, तो फिनोल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो या इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर। तो आप अगर पैरा पोजीशन पर लगाते हैं तो ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये इधर आएगा। ये देखें अब आपके पास क्या बनने जा रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो बेटा एक बॉन्ड था ना, ये वाला जो एक बॉन्ड था रेड कलर से, ये इधर आ गया है। और देखें यहां से H निकल गया, ये H निकला है। यही रीजन है कि आप इसको अल्कलाइन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनोल लेते हैं। जब भी आपने बेटा ये डाई बनाना है तो आप सोल्यूशन कौन सा लेंगे? अल्कलाइन। रीजन इज कि ये जो H प्लस निकल रहा है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, राइट। तो ये रिएक्शन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जरा देखें वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। X का पूछ रहा होगा, मैंने बता दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ W। W बेटा मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि ये आपका W आ रहा है। अच्छा, उसके बाद स्टेट द रिएजेंट यूज इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में हाँ बेटा यहाँ पर कौन से रिएजेंट यूज हुए हैं ये आपने बताना है। ठीक है, फिनाइल अमाइन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो फिनाइल अमाइन से आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब भी बनाएंगे, या तो आप ले लें NaNO2 एंड HCl, क्योंकि ये जब रिएक्शन करते हैं ना बेटा तो ये HNO2 बना लेते हैं। या आप HNO2 लिख दें या आप इन दोनों को लिख दें, या HNO2 लिखें या NaNO2 एंड HCl लिख दें, ठीक है। तो ये आपके रिएजेंट है। और टेम्परेचर, यस टेम्परेचर उसने कंडीशन पूछी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा देंगे तो वो अच्छा। अगर रिएक्शन 3 के लिए बेटा वो रिएजेंट पूछ लेता कि रिएक्शन 3 के लिए रिएजेंट क्या है, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे बन रहा है, तो आपने बताना है वाटर, और टेम्परेचर क्या होगा, अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा तो क्या बनता है जी, इसमें एक HCl बनता है, एक N2 गैस बनती है, और ये जो OH बचा है ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नेम X द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये तो बेटा फिनोल है, हमने बता दिया फिनोल। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिएक्शन 4 टू अकर। बेटा रिएक्शन 4 के लिए कंडीशन क्या है जी? मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब भी आप डाई बनाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनोल का जब रिएक्शन होगा तो बेंजीन से एक H आयन बेटा निकलता है ना, जो H आयन निकलता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आप एक अल्कली लेंगे, अल्कली, या आप लिख दें NaOH आप लेंगे ताकि उस H आयन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सजेस्ट अ यूज ऑफ Y, कि Y का आप यूज बताएं। Y जो है बेटा ये आपका डाई है, डाइज में यूज होगा, ठीक है, डाई स्टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, मिथाइल अमाइन इज अनदर प्राइमरी अमाइन दैट कैन एक्ट एज अ मोनोडेंटेट। बेटा मोनोडेंटेट लाइगेंड ये होगा कि जिसके पास एक लोन पेयर हो और वो एक डेटिव बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो स्पीशी that contains
one lone pair and form one dative bond with central metal आइन या एटम। देखिए 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, सिर्फ एक डेटिव बॉन्ड का बताना मस्त नहीं, आपको ये भी बताना है कि लोन पेयर एक हो, ठीक है। ठीक है बेटा, अब जरा आप ये अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि कॉपर 2 है वो रिएक्ट कर रहा है बेटा मिथाइल एमाइन के साथ। कॉपर 2 जो है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मिथाइल एमाइन के साथ, और आगे एक प्रोडक्ट आपको बता रहा है वो बन रहा है जी। ड्रॉ द 3 डायमेंशनल डायग्राम्स टू शो द 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखें मिथाइल एमाइन 2 हैं और 4 वाटर है, और आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस आपने बनाना है, तो पहले तो आप इसकी इस तरह कर लेना, डॉटेड और वेज लाइन ड्रॉ कर लें, फिर आसान हो जाता है। ये आपके पास सिस में क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल लाइगेंड्स आर 90 डिग्री अपार्ट, ठीक है। ये होगा जी CH3NH2, और बेटा N के साथ बॉन्ड बनाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, CH3NH2, क्योंकि लोन पेयर इनके पास है ना। अब देखिए 90 डिग्री अपार्ट है ना, तो बाकी बस आप वाटर अब सारे लगा दें बेटे, ठीक है। ये आपके पास आ गए, और सारे जो हैं ये लाइगेंड्स न्यूट्रल हैं, तो जो आपके पास कॉपर का चार्ज है वो 2+ ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका ट्रांस आइसोमर बनाना है, ट्रांस, तो ट्रांस में कैसे होगा भाई कि आपके पास एक ये जो CH3NH2 इधर, और एक बेटा आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा देना 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है जी, CH3NH2, और बाकी जो बेटा आप वाटर है वो आप वाटर ऐसे लगा दें, ठीक है। ये आपका 2+, तो ये चार्जेस ऊपर लाजमी डालिएगा। अब आगे देखें, स्टेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली आपने बेटा काउंट करना होता है कि उसमें डेटिव बॉन्ड कितने बन रहे हैं। डेटिव बॉन्ड कितने 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब ये देखें कैडमियम 2+ है, इट फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैडमियम जो है ना ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकता, इसका मतलब है जब 4 से ज्यादा लाइगेंड्स बनेंगे तो वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैडमियम जब 4 से ज्यादा डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 4 तक उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम जा रही है। तो कैडमियम आयंस फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद मिथाइल अमाइन OH- Cl- एज शोन। ये इक्विलिब्रियम 1 2 3 उसने दिया है, और आप जरा देखें फर्स्ट में मिथाइल एमाइन 4 है, सेकंड में OH 4 सराउंड कर रहे हैं कैडमियम को, और थर्ड में क्लोराइड 4 सराउंड कर रहे हैं। और आप जरा देखें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें से कॉम्प्लेक्स। अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम केस टैप देखेंगे। केस टैप क्या होता है, बात वो डेफिनेशन पूछता है, आप बताएंगे कि दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस, कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आइन से। फिर सुन लें डेफिनेशन, केस टैप इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the formation of complex ion from its constituent ion या in a solvent। अब जिसकी बिगर वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा बिगर वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, सबसे स्टेबल ये। वो कह रहा है गिव द यूनिट ऑफ केस स्टेप इन इक्विलिब्रियम 1। इक्विलिब्रियम 1 के लिए जी आपने यूनिट बतानी है, तो यूनिट बताने के लिए पहले आप अगर उसका केस स्टेप का एक्सप्रेशन लिख लें तो गलती से बच जाएंगे। पहले हम बेटा केस स्टेप का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो आपके पास आ रहा है कैडमियम, और ये आपके पास जो मिथाइल एमाइन है ये 4 दफा आ रहा है। चार्ज को अंदर कर लेंगे, अब ये चार्ज अंदर आएगा, ठीक है, केस टैब लिखते वक्त। और नीचे क्या आ रहा है जी, कैडमियम 2+, और ये जो मिथाइल एमाइन है ये 4 दफा आ रहा है। बेटा एक स्क्वायर ब्रैकेट तो कैंसिल हो रही है, 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स नीचे हैं, इसको जब ऊपर लेकर आएंगे 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स को,
तो ये बन जाएगा मोल -4 DM + 12। ये बेटा आपके पास यूनिट आ गई है, ठीक है। ये आपने लिखनी है, मार्क्स इस चीज के, केस टैब लिखने के मार्क्स नहीं है यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम 3 के लिए केस टैब लिखेंगे। इक्विलिब्रियम 3 आपके पास बेटा ये आ रहा है, इसके लिए केस टैब कैसे लिखेंगे? CdCl4 2 माइनस चार्ज अंदर डालना है बेटा, डिवाइडेड बाय Cd2+ और ये क्लोराइड आ रहा है और इसके ऊपर 4 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। A solution of chloride ion is added to cadmium and allowed to reach the equilibrium, or the equilibrium concentrations are given. बड़ा स्टेट लिख लें, स्टेट बिल्कुल लिखें। निमरा पूछे स्टेट लिख सकते हैं, स्टेट लिख नहीं सकते, स्टेट आपने लिखनी है लाजमी, उसने लिखी हुई है तो आप लोग भी लिखेंगे बेटा। अब बेटा देखें, कह रहे हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है क्लोराइड आयन का, सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, उसको आप कैडमियम में ऐड कर रहे हैं और उसको इक्विलिब्रियम पर आने दे रहे हैं। तो कैडमियम इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन आ रही है कैडमियम की ये, क्लोराइड की ये, तो आपने इसकी कंसंट्रेशन बतानी है जी। तो ये आपको इसी से हेल्प मिलेगी जो आपने भी F2 का एक्सप्रेशन लिखा है। केस टैब की वैल्यू है या नहीं है? देखिए क्या क्या चीजें आपके पास, केस टैब इज गिवन, कैडमियम इज गिवन, क्लोराइड इज गिवन, सिर्फ ये अननोन। सिर्फ आपने बेटा क्या करना है, कैडमियम क्लोराइड जो है ना ये, इसको अननोन रखना है, बाकी हर चीज गिवन है। तो इक्विलिब्रियम 3 के लिए केस टैब की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ये देखो, ये 6.3 टाइम्स 10⁻²। कैडमियम क्लोराइड बेटा ऐसे लिख दोगे क्योंकि इसको आपने फाइंड आउट करना है, CdCl4 2 माइनस, कैडमियम की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है जी, कैडमियम की देखें ये दी हुई है उसने 0.043, और बेटा क्लोराइड आयन का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर कह रहा हूँ, आपने 4th रूट लेना है, 4 है, पावर 4 आ रही है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन की कितनी है 0.072 और इसकी पावर 4 है। अच्छा अब बेटा देखो, आप लोगों ने इसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाओ, जरा कैलकुलेट कर लो जल्दी से, शाबाश, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो, शाबाश। देखो ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी, कह रहे हैं कि व्हेन methyl amine is added to cadmium ion, a mixture of this and this forms suggest how cadmium tetrahydroxide। हाँ अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उसने कैडमियम को CH3NH2 के साथ मिक्स किया ना, तो होना तो ये चाहिए था कि बनना चाहिए था सिर्फ ये वाला कॉम्प्लेक्स, कैडमियम CH3NH2 4 और ये, लेकिन कह रहे हैं इसके साथ ये भी बना है, कैडमियम OH भी बन गया। ये क्यों बना है भाई? इसलिए बना है बेटा कि जो कैडमियम है ना, ये कैडमियम है, ये कैडमियम Cd2+, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको आप इस तरह करें, ये जो मिथाइल अमाइन इसकी नेचर क्या है पहले ये बताएंगे। मिथाइल अमाइन की नेचर होती है बेसिक, ठीक है ना, वाटर एम्फोटेरिक होता है, लेकिन इसके सामने देखें कि मिथाइल अमाइन आपने डाला है तो वाटर का H ये गेन कर लेगा और ये बना देगा CH3NH3+ और OH-। तो ये देखिए जी OH- जनरेट होना शुरू हो गया या नहीं हो गया रिएक्शन। तो बेसिकली आपने तो मिथाइल एमाइन और कैडमियम का रिएक्शन करवाया तो ये बनना चाहिए था, लेकिन ये कैडमियम टेट्राहाइड्रोक्साइड कहाँ से बना, तो आप बताएंगे कि जो मिथाइल एमाइन है ये वाटर से रिएक्शन करके वाटर के प्रोटॉन को गेन कर लेता है और वाटर के अंदर डी प्रोटोनेशन करता है। वाटर में क्या करता है, डी प्रोटोनेशन। तो वाटर में जब डी प्रोटोनेशन होगी तो OH आयन बनेगा जिसकी वजह से नया कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर लिखना आपने ये बेटा कि मिथाइल एमाइन जो है, मिथाइल एमाइन इज अ बेसिक या बेसिक मिथाइल एमाइन reacts with water and forms OH ion
which form complex, which make complex with cadmium. अच्छा ये क्यों बनाएगा भाई? कैडमियम इसलिए बनाएगा बेटा क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल है, ठीक है, देखिए ना, इसका कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये रेडिली जो है ना OH कैडमियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहा है कि कैडमियम जो है, कैडमियम एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स आयन दिस, वैसे ऊपर स्टेटमेंट पढ़े, ऊपर उसने क्या कहा था कि कैडमियम जो है, कैडमियम फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कैडमियम जो है ना स्टेबल इसमें है कि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या कह रहा है जी कि कैडमियम एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। Identify the most stable and the least stable of the complex in the table by placing one tick in each corner. अब आपको बेटा पता है कि कैडमियम ऑक्टाहेड्रल में स्टेबल नहीं है, क्योंकि कैडमियम जो है उसके ऊपर बताया हुआ है आपको कि कैडमियम मेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये देखें बेटा, ये उसने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ, ये देखें कि कैडमियम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, चाहे आप उसमें जितने ज्यादा OH आयन डाल दें उसने बनाना टेट्राहेड्रल। रीजन क्या रहेगा? क्योंकि जब पांचवां लाइगेंड लगेगा ना तो ये K स्टेप की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है K स्टेप आपको स्टेबिलिटी बताता है ना कि जब तक लाइगेंड्स अटैच होते जा रहे हैं मेटल आयन के साथ तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो लाइगेंड्स अटैच होते जाएंगे, K स्टेप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन सपोज करते हैं पांचवें लाइगेंड के लगने से अगर K स्टेप की वैल्यू कम हो रही है तो कभी भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखें, तो कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो मोस्ट स्टेबल तो कौन सा है जी? आप जरा इन तीनों को देखें ना, ये जो तीन इक्वेशंस उसने आपको दी हैं, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा आ रहा है? अब मिथाइल अमाइन के साथ आ रहा है, OH के साथ आ रहा है, Cl के साथ आ रहा है। वैल्यू चेक करें, आपको पता चलेगा कि OH जब कैडमियम को सराउंड करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कैडमियम टेट्राहाइड्रोक्साइड मोस्ट स्टेबल है। और लीस्ट स्टेबल बेटा कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल तो बनाता ही नहीं है ना, टेट्राहेड्रल बनाता है, ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बनाता, तो ये बेटा आपका लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। नहीं बेटा, ये क्या निम्रा आप निशानी बता रही है कि H2O वाला लिगेंड लीस्ट स्टेबल होगा? नहीं, ये किसने कहा है भाई? ये लीस्ट स्टेबल इसलिए होगा कि कैडमियम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये देखें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैडमियम बनाता है, ये लिखा हुआ है जी क्वेश्चन के अंदर। और जिसमें 6 वाटर आ रहे हैं वो टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा ना, वो तो ऑक्टाहेड्रल होगा, इसलिए वो अनस्टेबल है। टेट्राहेड्रल वाले स्टेबल होते हैं इसके, और टेट्राहेड्रल वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? OH वाला। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि OH वाला मोस्ट स्टेबल होगा। ये वाटर वाला इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है। दिस इज द रीजन भाई, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि क्यों कैडमियम टेट्राहाइड्रोक्साइड इज मोस्ट स्टेबल? क्योंकि इट हैज हाईएस्ट K स्टेप वैल्यू। इट हैज हाईएस्ट K स्टेप वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से। अच्छा, ट्यूलोब्यूट्रोल is used in some medicines. Tiobutyl contain benzene ring in its structure. Describe and explain the shape of benzene. In your answer include the bond angle between the carbon atom, hybridization, how orbital overlap form pi and sigma bond. अब पहली बात, bond angle क्या होगा जी? आपको पता है कि each carbon atom is sp2 hybridized ना, ये बात तो सबको पता है ना कि बेंजीन रिंग में जब भी, इसका शॉर्टकट तो ये समझ लें कि जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज है। जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ देख लें, हर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ आपको, नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, उस तरह भी आप बता सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये तो आप हर तरह के कंपाउंड पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि जब भी एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये कार्बन के साथ स्पेसिफिक है। तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, पहली बात होगी। दूसरी बात देखें,
बॉन्ड एंगल फिर 120 होता है। जब भी कार्बन 120 होगा, जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बॉन्ड एंगल इज 120, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अच्छा बेटा, अब आपने ना यहाँ पर उसके वो भी बताने हैं कि वो कह रहे हैं कि हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? sp2। देखिए अगर आप सिग्मा बॉन्ड दो तरह के एटम्स बना रहे हैं, कार्बन कार्बन बना रहा है नहीं बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल बना रहा है। तो बिटवीन द टू कार्बन एटम, between the two carbon atom sp2 orbitals overlap and form sigma bond। मैं ये लिख रहा हूँ, between two carbon atoms, two sp2 hybrid overlap and form sigma bond। ठीक है जी, between the two carbon atoms, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये भी ये ध्यान में रखें बेटा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो sp2 और s की हो रही है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो sp2 और s की हो रही है। अच्छा, अब बिटवीन द टू कार्बन एटम एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है या नहीं बन रहा भाई? अभी तो आपने सिग्मा बॉन्ड का बताया ना। बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आपका एक क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो आप ये भी लिखेंगे कि अ p ऑर्बिटल फ्रॉम ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद ईच अदर। तो वो भी बताएंगे, शेप भी बताएंगे। उसने यहाँ पर बॉन्ड एंगल बताया, तो आप शेप भी बताएं, बिल्कुल बताएं बेटा। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द शेप, बिल्कुल शेप बताएंगे जोहा, आप सही कह रही है। शेप आपने बतानी है कि इसकी हेक्सागोनल, प्लेनर, हेक्सागोनल प्लेनर है बेटा, बिल्कुल शेप बताएंगे, हेक्सागोनल एंड प्लेनर। ठीक है, शेप लाजमी बतानी है बेटा, ऊपर हमने ये लाइन देखी नहीं है, शेप लाजमी बताएंगे। अच्छा, फिर आप बेटा पाई बॉन्ड का लाजमी बताएं ना, पाई बॉन्ड को भी, कि पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? हर कार्बन एटम का p ऑर्बिटल, हर कार्बन एटम का बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो साइड बेस ओवरलैप करके रिंग बनाएगा बेंजीन के अंदर। तो ईच p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम sideways overlap and form pi bond। और ये बेटा क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है जी, ये बातें लाजमी बतानी है बेटा, बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरह के आंसर सही देते हैं। अब देखिए आपने शेप बताई, शेप क्या है? हेक्सागोनल, उसकी 6 साइड्स हैं और प्लेनर है। जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा ना बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो या sp हाइब्रिडाइज हो तो वो प्लेनर होगा, और जब कार्बन sp3 होगा तो वो प्लेनर नहीं होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये प्लेनर भी है। 120 एंगल sp2 हाइब्रिडाइज से ही आपको पता चला, वेस्पर थ्योरी से भी आप बेटा हेल्प ले सकते हैं। और दो कार्बन एटम्स के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कौन से दो ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ये बताना है। कौन से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर ये बताना है कि जो पाई बॉन्ड है वो कौन से ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो आप बताएंगे कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। इन अ सिंथेसिस ऑफ क्लोरोब्यूटेरॉल, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, क्लोरीनेशन के साथ वो हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आप रिएक्शन लिखते हैं क्लोरीन और AlCl3। ये नहीं जी, AlCl3 प्लस Cl2, इट गिव्स AlCl4 माइनस और Cl प्लस। इसमें फर्दर डिटेल नहीं बता रहा, बहुत सिंपल है। कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड इन। अच्छा, आपने इसका रिएक्शन बताना है, रिएक्शन मैकेनिज्म। पर ये देखिए जो ऊपर Cl प्लस जनरेट हुआ है ना, ये आप यहाँ लिख दें Cl प्लस, ये बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर अटैक करेगा और अंदर से रिंग बेटा आपने रप्चर करना है। ये देखें, जहां पर उसने अटैच किया उसको देखना है, उसने ऊपर अटैच किया हुआ, तो आप रिंग यहाँ से रप्चर कर दें बेटा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, आपने इस H को अंदर ले जाना है ऐसे। ठीक है, अच्छा अगर वो कहते हैं ना आपको कि जी आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बताएं, फिर ये जो H प्लस आपने बनाया नहीं, देखें जो ऊपर AlCl4 माइनस नहीं बना था बेटा,
इस AlCl4 का रिएक्शन आप इस H+ से करवाएं और ये AlCl3 बनाएं और यहाँ पर HCl बनाएं, ठीक है जी। तो आपका कैटालिस्ट रिजनरेट भी हो गया है। और यहाँ पर प्लस साइन नहीं डालेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्लस साइन का डालना मस्ट है, ठीक है बेटा। ये प्लस साइन बहुत लाजमी है भाई। ये प्लस साइन क्यों डाला है मैंने, क्योंकि रिंग रप्चर हो गया था बेटा, रिंग रप्चर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना अंदर से, तो इसलिए प्लस साइन लाजमी डालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, भी बड़ा ट्रिकी है। अब देखें आपके पास में ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैसे निशानी है, क्योंकि बेंजीन के साथ सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके अंदर आपने बेटा ये इंट्रोड्यूस करवाना है। अब इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आपको ये नजर आ रहा होगा, अगर आप बेटा यहां से ऐड करवाते हो ना इस साइड से लेके, तो बेंजीन के फौरन साथ क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज एसाइलेशन। ये क्या होगी, एसाइलेशन होगी ना। आपको याद है इसको आप एसाइलेशन कहते थे, कि बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O लग जाए तो ये एसाइलेशन होगी। तो इसने एसाइलेशन करवाई है ना, इसने क्या करवाई है, एसाइलेशन। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं यहाँ से रिएक्शन करवाऊंगा, मैं इस क्लोरीन से नहीं करवाता, मैं इस क्लोरीन से करवाता हूँ, ऐसे करता, तो ये पता है क्या होगा, तो बच्चा गेस कर सकते हैं, ये दिस इज एल्काइलेशन, क्योंकि बेंजीन के साथ कार्बन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O नहीं आ रहा, तो ये एल्काइलेशन है। तो ये इसमें दोनों एंड से रिएक्शन हो सकता है, ये बात ध्यान में रहे। लेकिन उसने एसाइलेशन करवाई है, ठीक है, उसने एसाइलेशन करवाई है। अब जरा देखें कि नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन स्टेप 2। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा देखें, बेंजीन इटसेल्फ तो न्यूक्लियोफाइल है ना, बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है। आपने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा होगा इसमें बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ Q दैट फॉर्म एज एन ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन स्टेप 2। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखिए ये जो मैंने भी आपको बात बताई, बाय प्रोडक्ट यही बनेगा। सुने जरा और से देखिएगा, क्या बेटा, एक तो उसने किया हुआ है ना, ये तो उसने किया हुआ है, ये बन रहा है, ये तो ठीक है ना। क्या बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि इस मॉलिक्यूल को फ्लिप करके दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए ऐसे करके, ये पॉसिबिलिटी है ना। CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये बेटा बाय प्रोडक्ट आपका बन रहा है, दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आप सिर्फ लिख कर आए कि वो कह रहे हैं देखें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर Q, आइसोमर भी तो है ना, आप देख लें, दिस इज द आइसोमर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर Q दैट फॉर्म एज एन ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो रिएक्शन के साथ एक और चीज भी बन रही है, बेटा ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये आप लिख कर आएंगे। जब मार्क्स स्कीम में आप देखेंगे उसने बाय प्रोडक्ट को पता क्या बनाया हुआ है, मेटा पोजीशन पर यही ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। मतलब ये मत समझे बेटा, ये मत समझिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, 2 पर लगेगा या 4 पर या 6 पर, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वो मेटा पोजीशन पर भी आ सकता है, मतलब एज अ माइनर प्रोडक्ट के तौर पर, राइट। ये बात ध्यान में रखिए कि जो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन नंबर 2 पर आएगा, 4 पर, 6 पर बिल्कुल आएगा, वो मेजर होगा, तो थोड़ी सी अमाउंट मेटा की भी बनती है। तो इसलिए आप देखेंगे मार्क्स स्कीम में उसने इसकी जगह ये भी बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, लेकिन उसने इस ग्रुप को मेटा पोजीशन पर अटैच कर दिया। लेकिन आप वो मेटा वाला ना लिखिएगा, वो बेहतर नहीं है। आप उसमें बेहतर ये है कि आप इस मॉलिक्यूल को फ्लिप करके दूसरे क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिएगा, एल्काइलेशन, नीचे वाला एल्काइलेशन है, ठीक है ना, ऊपर वाला बेटा एसाइलेशन है। नेक्स्ट देखिए, कि रिएक्टेंट यूज इन दिस स्टेप 2 कंटेन एसाइल क्लोराइड, अल्काइल और एराइल। बेटा ये भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लें। एसाइल क्लोराइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अच्छा, फिर है एल्काइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl, और है एराइल मतलब बेंजीन। देखो बेटा इसमें होता ये है कि आपने बेसिकली ना तोड़ना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पता है कौन सा, और सबसे वीक पर आते हैं बेटा, ये जो है ना ये बॉन्ड सबसे वीकर है, वीक बॉन्ड। रीजन पता क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है,
दिस कार्बोनाइल कार्बन, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड with two electronegative atoms. पर देखें ऑक्सीजन इधर, जो कार्बोनाइल कार्बन है, ऑक्सीजन इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन इधर खींच रहा है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ना इसका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो आपने बेटा यहाँ ये बताना है कि ये जो एसाइल क्लोराइड है इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ भी तो ज्यादा है ना, लेकिन बॉन्ड लेंथ की बात ना कीजिएगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं, ठीक है, वो इस बॉन्ड को बहुत वीक कर रहे हैं। आपको पता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, बॉन्ड वीक करते हैं या नहीं करते, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो वो उसको बॉन्ड को वीक कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच स्ट्रेंथन्स, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। लेकिन कार्बन, ये जो बेंजीन के साथ है, यहाँ एक और ही काम हो रहा है, यहाँ ये काम हो रहा है कि जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो गया। लेकिन डीलोकलाइज हो गया या नहीं हुआ? जब डीलोकलाइज होगा ना बेटा, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल हो गया, वो डबल तो कहीं भी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इज इजिएस्ट टू हाइड्रोलाइज, सबसे आसानी से जो हाइड्रोलाइज हो रहा है वो एसाइल क्लोराइड है, ये एसाइल क्लोराइड है। सबसे आसानी, मुश्किल से जो हाइड्रोलाइज हो रहा है वो एराइल क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है जी बेटा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल होने की वजह से इट इज हार्डर टू हाइड्रोलाइज, हार्डर टू हाइड्रोलाइज, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल हो गया। इसको लिख लेंगे ना खुद बेटा, मार्क्स स्कीम में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन, ये बस रूल एक याद कर ले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो बॉन्ड को क्या कर रहा होता है, वीक कर रहा होता है। जी आइमा, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई? देखें यहां पर ये जो रिएक्शन है ना जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये एसाइलेशन है। एसाइलेशन क्यों है? क्योंकि आप देखें बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, एसाइल बन गया। नीचे वाले में मैंने इस मॉलिक्यूल को फ्लिप किया 180 डिग्री, तो अब जो बेंजीन के साथ कार्बन चेन लगी है ये एल्काइलेशन नहीं है, तो ये एल्काइलेशन है। तो मैंने बस दोनों जो है ना पॉसिबिलिटीज को रखा है कि क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन थे, तो पहले रिएक्शन मैंने एक क्लोरीन जो लेफ्ट साइड पर था उसको रिप्लेस किया, सेकंड टाइम में दूसरे वाले को किया। अच्छा बेटा, ये देखिए जी, नेक्स्ट अच्छा, ट्यूलोब्यूट्रोल is produced from Q as shown in figure 5.5। ये Q है और इससे ये ट्यूलोब्यूट्रोल बन रहा है। बीच में स्टेप 3 एक आ रहा है। देखें एक चीज जो मुझे समझ आ रही है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये कार्बोनाइल नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर नहीं है। तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये फील आप कर रहे हैं कि इस पे रिडक्शन हुई होगी? रिडक्शन, क्या रिडक्शन के चांसेस हैं या नहीं है? और कार्बोनाइल को आपने यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ को आपने बेटा रिड्यूस करना है जी, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, दूसरा काम क्या हो रहा है? एक तो रिडक्शन हो रही है, दूसरा काम देखें यहाँ पर आपने इस हेलोजन एल्केन को एमाइन में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब है कि एमाइंस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एमाइंस के साथ कैसे रिएक्शन होगा देखें, पहले तो इसकी रिडक्शन करते हैं ना, चलें रिडक्शन कीजिए। हमने NaBH4, अच्छा LiAlH4 भी ले सकते थे। देखें
यहाँ कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नहीं है ना? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो LiAlH4 नहीं लेना था आपने, वरना वो भी रिड्यूस हो जाता। तो आप NaBH4 या LiAlH4, तो आपका Z यही बन जाएगा। जी आपका ये बन जाएगा जी, देखिए। अच्छा आपकी मर्जी थी, आप यहाँ पर, ये क्लोरीन है। अच्छा जी बेटा उसने नीचे कहा हुआ है, मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ जहाँ जगह है उसकी। ये Cl है, ये OH है, ये CH2 है, ये Cl। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब उसने क्या किया है कि ये चीज ऐड की है जी। आप जरा सोचें कि क्या होगा। ये NH2 नहीं हो सकता, देखें NH2, और पीछे कार्बन आप वैसे लगा लें, ये कार्बन था 1 2 3, पीछे 3 कार्बन लगा लें। ये प्राइमरी एमाइन है, टर्शियरी नहीं है बेटा। देखिए ये अगर इस तरह हो और नेक्स्ट स्टेप में HCl से रिएक्शन हो जाए तो ये चीज नहीं बनेगी, ट्यूलोब्यूट्रोल। बताएं। और आपको मैं एक और बात बताऊं, आप ये स्विच भी कर सकते हैं। आप ये नहीं है कि पहले स्टेप में रिडक्शन करने, नहीं, आप पहले स्टेप में इसके साथ रिएक्शन करवा सकते थे। ठीक है, इसमें आप इन स्टेप्स को स्विच कर सकते हैं कि पहले में तो चले मैंने यहाँ पर रिडक्शन कराई है ना, तो आप दूसरे में स्टेप 4 में रिडक्शन करवा सकते थे और यहाँ पर आप इसके साथ रिएक्शन करवा लीजिए। ये जी समझ आ गया होगा ये नहीं? बताएं। तो स्टेप 3 में क्या हो रहा है देखें। स्ट्रेस द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर आप NaBH4, कोई बच्चा अगर ये लिखता है ना इसमें स्टेप 3 में, तो वो बिल्कुल ठीक होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है ये वाला। और स्टेप 4 में आप अगर NaBH4 लिख देते हैं या इसको स्विच करके लिख दे, कोई मसला नहीं है बेटा, या NaBH4। ठीक है, तो कोई एक लिखेंगे। अगर आपने स्टेप 3 में NaBH4 लिखा है तो फिर स्टेप 4 में नीचे वाला लिखेंगे। ठीक है, रिएक्शन समझ आ गया बेटा? ये नहीं आया? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है ये कन्वर्जन। फिर सुन लें कि स्टार्ट कहाँ से करना है। ये कार्बोनाइल था, यहाँ पर कार्बोनाइल नजर नहीं आ रहा, तो मुझे फिर ये यहाँ से गेस किया कि लाजमी इसकी रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन मुझे जी पता चल गया। फिर मैंने कहाँ से पिक किया कि हेलोजन एल्केन था, उसको इमाइन में कन्वर्ट किया। ये सारा आपका इमाइन था और ये प्राइमरी इमाइन है बेटा। कोई ना समझे कि ये दिस इज टर्शियरी इमाइन। टर्शियरी इमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग बड़े इसमें परेशान हो रहे हैं भाई, कि द सिंथेसिस ऑफ द सिंथेसिस प्रोड्यूसेस 2 एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर बेटा इन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहते हैं। ठीक है, एनेंटियोमर्स किस कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल, अगर वो कहते हैं ना डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब एनेंटियोमर की आपने उसको प्रॉपर्टीज बतानी है कि एनेंटियोमर क्या है। एक दो बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। आप यूज कर सकते हैं LiAlH4, मैंने आपको कहा है आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं। बेटा एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप डिफाइन करें तो आप बताएंगे। अच्छा ये जो ऑप्टिकल आइसोमर का पेयर होता है ना, सपोज ये है जी, मैं जल्दी से बना रहा हूँ इधर। एक ये है, ये 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 और ये। बेटा ये जो इसका पेयर है ना ऑप्टिकल आइसोमर के, इसको एनेंटियोमर बोलते हैं। इस ऑप्टिकल आइसोमर के पेयर को क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर। अब वो कह रहा है कि डिफाइन करें एनेंटियोमर को, तो अब आपने बताना है कि इनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ बेटा फर्क ये है, सिर्फ फर्क ये है कि ये अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसमें एक वेवलेंथ हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर आप इस कंपाउंड के ऊपर फॉल करवाएं, तो ये जो कंपाउंड है ना जो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनमें से आधे कंपाउंड मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्लेन को राइट साइड पर रोटेट करेंगे और आधे कंपाउंड मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड पर रोटेट करेंगे। तो इसमें क्या लिखना है आपने कि सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट रोटेट दी। अच्छा कि जो वर्ड यूज करते हैं ना प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आपको मैंने एक लिंक सेंड किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो लाइट होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, आप इसको पास करवाते हैं पोलराइट में से, जो कि
सिर्फ एक तरह की वेवलेंथ को पास होने देता है, बाकी सब वेवलेंथ को ब्लॉक कर देता है, एक प्लेन को अलाउ करता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट in opposite direction, in opposite direction। बड़ा देखें, तभी तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। आप अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में भी वो रोटेट हो जाए, उसके प्लेन को वो रोटेट कर दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्लेन को वो रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं कि ये लाइट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने, दूसरा पार्ट, जब भी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं ना, सपोज आपने A प्लस B, ये आपके पास C बना और ये बेटा दूसरा C बन गया। अब ये जो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? सपोज ये एज अ ड्रग यूज हो रहा है, ये जो C वाला कंपाउंड है ना, ये एज अ ड्रग यूज होता है। लेकिन अगर ये 7 वाला ना बनता ना, तो इसने 100% बनना था और ये सारे का सारा ड्रग के तौर पे यूज होना था। लेकिन इसके मिरर इमेज के बनने की वजह से अब ये हुआ कि 50% बेटा आपका 50% ये बना और 50% ये बना। जो काम का है, जो यूजफुल है, वो तो 50% है, बाकी 50% क्या हो गया? आपका जाया हो गया ना ऑप्टिकल आइसोमर बनने की वजह से। तो अब वो नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि सजेस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग टू एनेंटियोमर इन द सिंथेसिस, कि अगर किसी सिंथेसिस के अंदर 2 एनेंटियोमर्स बन जाएं तो उसका क्या नुकसान है? वो लोअर द यील्ड ऑफ बियोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो कि आपके सेल्स के साथ जिसने इंटरेक्ट करना था, मतलब जो बियोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल था, उसकी यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि अगर आइसोमर बनेगा ना बेटा, एनेंटियोमर बनेगा, तो आपको वो फिर सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो आपको सेपरेशन करनी पड़ेगी। ये भी तो एक नुकसान है ना कि आपको सेपरेशन करनी पड़ रही है। भाई सेपरेशन आपको पता है केमिस्ट्री में बहुत कोई अच्छा काम तो नहीं है सेपरेशन, उसमें एक तो टाइम टेकिंग है, ठीक है, दूसरा आपकी कॉस्ट आती है। तो सजेस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग टू एनेंटियोमर इन दिस सिंथेसिस। तो आपने बताना है कि इट लोअर्स द यील्ड ऑफ biologically active molecule। आइमल बेटा जो मैं अभी करा रहा हूं ना, वो आप कर लें, ठीक है। Suggest a method of adopting the synthesis to produce a single enantiomer। अब देखें, वो ये कह रहा है कि आपने अगर ये करना है कि आप ये चाहते हैं जी एक चीज बने, ये बने ही ना, दूसरा ना बने, एक चीज बने बस, तो आप क्या करेंगे जी? Suggest a method of adopting the synthesis to produce a single enantiomer। फिर आपको बेटा ये करना होगा कि आपको कोई ऐसा रूट ढूंढना होगा जिससे सेकंड आइसोमर ना बने। तो उसके लिए वो कहता है कि आप स्टीरियो सिलेक्टिव, मतलब कायरल कैटलिस्ट यूज करें। कायरल कैटलिस्ट पता है क्या करता है? कायरल कैटलिस्ट एक तरह के मिरर इमेज को सपोर्ट करेगा कि वो बने और दूसरे वाले को नहीं बनने देगा। ठीक है, एक मिरर इमेज को सपोर्ट करेगा जो यूजफुल है। तो वो कह रहा है कि सजेस्ट अ मेथड ऑफ अडॉप्टिंग द सिंथेसिस टू प्रोड्यूस अ सिंगल एनेंटियोमर। तो आपने बेटा इसके लिए क्या करना है? कायरल कैटलिस्ट आप यूज करेंगे। कायरल कैटलिस्ट एक तरह के जो ड्रग है, एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा और उसको ज्यादा बनाएगा। बेटा आपको मैं काफी दफा कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग बराए मेहरबानी ये जो लेक्चरर है ये सुन लें। ड्रग सिंथेसिस मैंने आप लोगों को ग्रुप में, सब बच्चों के ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ठीक है। ड्रग सिंथेसिस वो 10 मिनट का लेक्चर है, वो लाजमी सुन लें। अच्छा, अब आगे चलें। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ peaks that would be seen in the carbon 13 NMR spectrum of क्यूलोब्यूट्रोल। देखिए, आपने कार्बन 13 देखने के कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है। ये तीनों एक ही कार्बन है भाई, ये जो तीनों कार्बन है ये एक ही है। 1 2 3 इनकी एक ही पीक आएगी। दूसरा कार्बन ये है, दूसरी पीक। तीसरा कार्बन ये है जी, चौथा कार्बन ये है जी, पांचवा कार्बन ये है जी, 6th कार्बन ये है, 7th ये है। सारे कार्बन इसमें डिफरेंट है, कोई कार्बन सेम नहीं है भाई। ये
सब कार्बन बड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको हर कार्बन की एक एक पीक मिलेगी। तो टोटल पीक्स जो आपको यहाँ पे नजर आएंगी 10, क्योंकि हर कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आप राइट अब देखेंगे आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट नजर आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा आगे चले, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। अब देखें, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है जी, कि इस प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम को डिसॉल्व किया D2O में। देखिए जब भी D2O में डिसॉल्व करेंगे तो दो पीक डिसअपीयर हो जाएंगी, एक OH वाली है एक NH वाली, ये पीक डिसअपीयर होंगी, ठीक है ना, इनको काउंट ही नहीं करना। The proton NMR spectrum of tiobutrol dissolved in D2O shows peak in the 4 different types of proton environment। वो D2O के अंदर पूछ रहा है, तो लिहाजा NH और OH वाली पीक नहीं आएगी। The peak for CH2NH is doubled in the chemical shift range this। एक उसने पता नहीं क्यों बता दिया, खुद ही बेटा बता दिया कि ये जो पीक आ रही है ना, ये जो आपके पास है, पहले देखें, इन दो की एक पीक आएगी ना, इन दो की एक पीक आएगी और ये स्प्लिट होगी इस NH नहीं, यहां पर देखें इस C के साथ H लगा हुआ है, यस, इसकी वजह से स्प्लिट होगी। क्योंकि मैंने आपको कहा है ये जो ऐसे ग्रुप होते हैं ना, OH NH2 और COOH, इनके बारे में मैंने क्या बताया हुआ आपको। एक बात तो ये बताइए कि ये हमेशा सिंगलेट पीक देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बताइए कि ये ना खुद इन हाइड्रोजन्स की पीक स्प्लिट होती है और ना ये दूसरे प्रोटॉन्स की पीक को स्प्लिट करवाते हैं, ठीक है, ना ये खुद स्प्लिट होते हैं ना दूसरे को स्प्लिट करवाते हैं। तो ये जो CH2 वाला एक पीक आ रही है ना बेटा, इसकी जो पीक स्प्लिट होगी ये इस वजह से होगी, ये जो कार्बन के साथ H इधर लगा हुआ इस साइड, ठीक है ना। तो इसका उसने आपको बता भी दिया है, इसके बारे में कोई परेशान नहीं होना कि ये उसने आपको बताया हुआ है कि इसकी वजह से जो पीक आ रही है डबलेट, वो CH2NH2 वो इस रेंज में आ रही है। गिव डिटेल फॉर ईच पीक ऑफ the other 3 peaks in the proton NMR spectrum of tiobutrol। केमिकल शिफ्ट बताना है, एनवायरनमेंट बताना है, स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है। तो भाई डिटेल्स में बतानी है, आप देखें। पहली बात, ये जो 3 कार्बन्स हैं इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन्स लगे हुए, तीनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये 9 प्रोटॉन्स की एक ही पीक आएगी, ठीक है जी। इन 9 प्रोटॉन्स की एक ही पीक आएगी। तो आपने केमिकल शिफ्ट बताना है किधर आ रहा है, और ये जो है ये एल्केन वाले हैं, 0.9 से 1.7। तो आप बताएंगे केमिकल शिफ्ट, ये केमिकल शिफ्ट का बेटा सिंबल होता है, केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 0.9 से 1.7 जो आ रहा है, ये कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, यहाँ पर 3 3 और 3 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स हैं। और बेटा इनकी सिंगलेट ही आएगी ना, क्योंकि देखें इसका जो नेबरिंग कार्बन है वो ये है, ये बात चेक कीजिएगा, जब ब्राउन कलर से मार्क करो, नेबरिंग कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं, तो इसलिए इनका सिंगलेट आएगा, सिंगलेट, इन सब की सिंगलेट पीक आएगी। अब आगे आ जाए, NH वाला उसने, हाँ NH वाला तो हमने बताना नहीं है क्योंकि वो D2O में, OH वाला भी नहीं बताना, बट इस प्रोटॉन को हम बताएंगे। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन सी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना। तो देखिए इसकी कोई पीक बता रहा है कि ऐसा हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ और आगे CO के साथ हो। ये देखें जी, ये देखिएगा, ये देखें, ये जो आपके साथ आ रहा है ना ये ऑक्सीजन, इधर देखिएगा ऊपर, फिर ऊपर देखिएगा जरा, ये H लगा हुआ है भाई, ये H है, H कार्बन के साथ और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये H कार्बन के साथ और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये H कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन। तो इसकी कहाँ आ रही है, 3.2 से 4.0, 3.2 से 4.0। तो एक और केमिकल शिफ्ट जो आ रही है 3.2 से 4.0, और लेकिन ये प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, इसमें ये एक ही प्रोटॉन है बेटा, एक प्रोटॉन है 1H। और इसके लिए यहाँ पर जरा स्प्लिटिंग पैटर्न चेक करें जी, इसका बेटा ट्रिपलेट बनेगा, क्यों, क्योंकि देखें इसके इस साइड पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर कोई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है ना इधर, ये 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, तो इसका ट्रिपलेट बनेगा ना, ये जो येलो कलर का हाइड्रोजन मैंने मार्क किया इसका ट्रिपलेट बनेगा, तो ये इसका आएगा ट्रिपलेट, क्या आएगा जी, ट्रिपलेट, ठीक है।
अच्छा आपने ये भी बताना कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, सॉरी मैंने अभी तक ग्रुप नहीं बताया, पहले वाले में ग्रुप कौन सा है जी, CH3 है, ये एल्केन है CH3, H3 को आप बेटा थोड़ा सा बाउंड करेंगे। दूसरे वाले में क्या है, CHO है बेटा, आप देख सकते हैं CHO है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है CHO, और मैंने यहीं से देख के बताया ना बेटा, ये देखें ये CHO, ठीक है, तो 3.2 से 4। अच्छा अब रह गए हैं ये रिंग बेटा, ये वाले, ये जो बेटा आपके पास इधर लगे हुए बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन लगे, बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए जी, CH2 वाला कौन कह रहा है भाई, CH2 तो यहाँ पर है ही नहीं भाई, CH2O यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं इनके भी बेटा एक पीक आएगी ना, बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं इनकी भी बेटा पीक्स आएंगी, और यहाँ कहाँ आएंगी, डाटा बुकलेट पे देखें कि अटैच टू दी, हाँ हाइड्रोजन अटैच टू AR कहते हैं एराइल ग्रुप ना, तो इसके साथ जो है 6 से 9 के दरमियान आ रही है, तो आप बताएंगे एक आ रही है 6.0 से 9.0, और ये आपके पास बेटा कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4H आ रहे हैं, ठीक है 4H, और ये किस वजह से आ रहे हैं, इसमें आप बताएंगे कि हाइड्रोजन अटैच विद AR, ये ग्रुप है, हाइड्रोजन किसके साथ लगा होगा, हाइड्रोजन AR के साथ, और याद रखें बेंजीन की वजह से, ये मल्टीप्लेट आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लेट। आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, ये फरवरी मार्च का पेपर है, ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह आप कहेंगे बेंजीन का तो हमें नहीं पता, बेटा बेंजीन का आपसे वो पूछेगा भी नहीं, बेंजीन का जब भी पूछेगा वो आपको बता देगा कि बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन आते हैं वो मल्टीप्लेट होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा ऊपर एक वर्ड यूज हुआ कायरल कैटलिस्ट, ये फरवरी मार्च का पेपर है, कायरल कैटलिस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, लेकिन आपको ये चीज जानने में कोई मसला नहीं है भाई, एक छोटा सा वर्ड है ये, आप याद कर लें कि कायरल कैटलिस्ट क्या होता है, कि जो ऑप्टिकल आइसोमर में एक आइसोमर को सपोर्ट कर रहा होता है, एक आइसोमर को फेवर कर रहा होगा, ठीक है। पर ये लास्ट जो है ना, ये अब आप खुद कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो पीएच वाला है फॉर्मूला, इसमें मेरे पास पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ये लगा लें, फॉर्मूला लग जाएगा। ये हुआ है बच्चों से या नहीं हुआ, मुझे बताएं, कोई एक बच्चा मुझे मैसेज करे बताए, फाइजा आप बता दें या आसिम, ये आपसे हुआ है या नहीं हुआ बेटा। जी बेटा बताएं, ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास इतना काफी है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।